रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अगर हमारे पास डीएनए का कोई स्ट्रैंड है जिसके पास जो है ये एक डैमेज पोर्शन है, जैसे इसका रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे रेप्लिकेशन में। तो जो इस स्ट्रैंड के रिलेटेड जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा ना, उसमें इस डैमेज साइड के ऑपोजिट तो हम नहीं स्ट्रैंड बना पाएंगे, तो वहाँ पे तो गैप जनरेट हो जाएगा। दूसरे वाला स्ट्रैंड जो होगा उसका जो डॉटर स्ट्रैंड होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, दूसरे वाले स्ट्रैंड का जो डॉटर स्ट्रैंड होगा वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल कॉपी होगी। एंड एक हमारे पास इस तरीके की कॉपी होगी जिसके अंदर गैप देखने को मिलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड एक्सचेंज होता है, यानी कि ये जो दूसरा होमोलोगियस सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, इसको हम यहाँ पे एक्सचेंज करा देते हैं। यानी कि ये वाला स्ट्रैंड जो नॉर्मल कॉपी थी उसका वो वाला पोर्शन जो वहाँ पे डैमेज हुआ है ना, उसके ऑपोजिट हम इसको ट्रांसफर करा देंगे। इसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड एक्सचेंज, यानी कि होमोलोगियस सिंगल स्ट्रैंड का पोर्शन हम यहाँ पे एक्सचेंज करा दे रहे हैं। तो नॉर्मल कॉपी तो रिपेयर कर लेगी अपना जो गैप जनरेट होगा, एंड उसके बाद यहाँ से भी हम इसको फिल कर सकते हैं। जो पेरेंट स्ट्रैंड था ना डैमेज, वो भी यहाँ पे फिल हो जाएगा पेरेंट स्ट्रैंड। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये एक नॉर्मल कॉपी आ जाएगी, दोनों ही नॉर्मल कॉपी आ जाएगी। तो इस तरीके से जो रिपेयर होता है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर, जिसमें हम होमोलोगियस सिंगल स्ट्रैंड का यूज कर रहे हैं। तो यानी कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, फिलिंग गैप इन वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बाय रिट्रीविंग अ होमोलोगियस सिंगल स्ट्रैंड फ्रॉम अनदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दूसरे डबल स्ट्रैंड डीएनए से होमोलोगियस सिंगल स्ट्रैंड को लेना, एक्सचेंज करना और उस वाले स्ट्रैंड को फिल कर देना, ठीक है, जो हमारा डैमेज था। तो यही होता है रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर का पहला मेथड। हम इसमें यही पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर इन ई कोलाई। देखो, एक कंडीशन तो हमने देख ली कि भाई जो होमोलोगियस सिंगल स्ट्रैंड था उसको हम एक्सचेंज कर दें। जैसे हमने इसमें देखा कि यहाँ से हम स्ट्रैंड को एक्सचेंज कर दें यहाँ पे। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी होती है कि अगर जो हमारा डीएनए लेजन क्रिएट हुआ है उसको हम बाईपास नहीं कर सकते, उसको हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्या किया था कि जो डीएनए लेजन हमारा था उसके अगेंस्ट जो हमारा डॉटर स्ट्रैंड बना था वो उसके आगे बन गया था, यानी कि डैमेज को हम बाईपास कर चुके थे। लेकिन बहुत से डीएनए लेजन्स ऐसे जनरेट हो जाते हैं जिसको हम पास नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम डीएनए लेजन को बाईपास नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो, ये दो स्ट्रैंड हम देख रहे हैं, ये इसका डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है, ये इसका डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है, ये दोनों पैरेंटल स्ट्रैंड है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा डॉटर स्ट्रैंड होगा ना, सबसे पहले तो रेप्लिकेशन फॉर्क वहीं पे रुक जाएगा एंड उसका रिवर्स मूवमेंट होने लगेगा। सो जैसे ये रेप्लिकेशन फॉर्क होगा ना, इसका ये अगर इस साइड जा रहा था तो ये इस साइड बाईपास नहीं कर सकता डीएनए लेजन्स को, तो ये इस साइड नहीं जाएगा एंड इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो इसका जैसे ही यहाँ से रिवर्स मूवमेंट स्टार्ट होगा, प्लस जो ये वाला जो दूसरे वाला जो डीएनए था, डॉटर स्ट्रैंड जो था, इसका भी यहाँ से क्या होने लग जाता है, रिवर्स मूवमेंट, ये ऐसे मूव करने लग जाता है, यानी कि यहाँ से फॉर्म होने लग जाते हैं इसके स्ट्रैंड। तो यहाँ से फॉर्म होने लग जाएंगे इसके स्ट्रैंड भी, इस साइड जा रहे हैं ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ से फॉर्म होने लग जाएंगे। यानी कि ये वाला स्ट्रैंड भी इस साइड से फॉर्म होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि रेप्लिकेशन फॉर्क उधर रुक गया है और वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। उसके बाद जो दूसरा डॉटर स्ट्रैंड होता है ना, उसके बिहाफ पे हमारा जो डॉटर स्ट्रैंड है, जो डीएनए लेजन्स वाले डीएनए के रिस्पेक्टेड हमारा जो डॉटर स्ट्रैंड है ना, उसका सिंथेसिस किसके बिहाफ पे हो रहा है, दूसरे डॉटर स्ट्रैंड के बिहाफ पे इस तरीके से होता है। यानी कि ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे आना चाहिए था आगे चल के, इसका जो सिंथेसिस हो रहा है वो किसके बिहाफ पे हो रहा है, दूसरे डॉटर स्ट्रैंड के बिहाफ पे। तो ये यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएगा इस पे ऑन द बेसिस ऑफ अनदर डॉटर स्ट्रैंड। सो रेप्लिकेशन हो जाती है डॉटर स्ट्रैंड की, यहाँ पे दोनों डॉटर स्ट्रैंड के बीच में रेप्लिकेशन हो जाता है एंड उसके बाद जो होता है ना, ये आगे मूव करता है, यानी कि फिर ये बाईपास कर लेता है उस सिचुएशन को। तो रिवर्स ब्रांच माइग्रेशन होता है एंड बाईपासिंग द डैमेज रीजन। तो इस तरीके से वो डैमेज रीजन को बाईपास कर पाता है। पहले वो रिवर्स मूव करता है, क्योंकि इसको यहाँ पे बाईपास नहीं कर सकता, रिवर्स मूव करके अपना जो स्ट्रैंड है वो इंक्रीज करता है एंड फिर वापस से जो है
इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो रिवर्स ब्रांच माइग्रेशन एंड बाईपासिंग डैमेज रीजन, तो एक ये वाला जो है देखने को मिलता है अगर डैमेज साइट बाईपास नहीं हो सकती। चलो इसको रीड करते हैं कि इफ डैमेज साइट कैन नॉट बी बाईपास्ड देन सिंथेसिस ऑफ द डॉटर स्ट्रैंड विल टर्मिनेट। हाँ जी, उसके बाद क्या होगा, इन सच केसेस जो रेप्लिकेशन फॉर्क है स्टॉल्स रुक जाएगा एंड रिवर्स अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे की साइड रिवर्स लेगा सो दैट ड्यूप्लेक्स फॉर्म हो जाए, दो डॉटर स्ट्रैंड के बीच में जो है ड्यूप्लेक्स बन जाता है। उसके बाद जो इनकम्प्लीट स्ट्रैंड होता है हमारा उसको एक्सटेंड करता है डीएनए पॉलीमरेज यूजिंग अनडैमेज डॉटर स्ट्रैंड का यूज करके। वो हम देख चुके कि कैसे दूसरे डॉटर स्ट्रैंड का यूज करके वो एक्सटेंड होता है स्ट्रैंड एंड देन रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है अगेन एंड हमारी डैमेज साइट बाईपास हो जाती है एंड रेप्लिकेशन फिर कंटिन्यू रहता है। तो ये कब होगी सिचुएशन, अगर डैमेज साइट हम पास नहीं कर पा रहे हैं, कैन नॉट बी बाईपास। और जिसमें हम पास कर पा रहे थे रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर हमने देखा, जिसके अंदर हमने देखा रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर इन ई कोलाई, जो हमने देखा कि जिसमें होमोलोगियस सिंगल स्ट्रैंड दूसरे डॉटर स्ट्रैंड का यूज करके हम उसको जो है रिपेयर कर रहे थे। तो ये था रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर एंड अगर वो बाईपास नहीं हो पाता है तो ये वाली सिचुएशन भी हम स्टडी करते हैं। देखो एक कंडीशन ना ये भी होती है कि सपोज करो जैसे निक जनरेट हो जाता है एंड रेप्लिकेशन फोक के आने से पहले ये निक जो है अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाता है। ये जो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटे हुए निक जनरेट हुआ है तो रेप्लिकेशन फोक जब इस साइड आ रहा होता है तो ये रिपेयर नहीं हो पाता है एंड इस निक की वजह से, जैसे ये निक्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारे पास है तो ये जो रेप्लिकेशन फोक है ना ये कोलैप्स हो जाता है। रेप्लिकेशन फोक एनकाउंटर और निक रिजल्टिंग इन फोक कोलैप्स। तो जैसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क के नेक को रिकॉग्नाइज करेगा देखेगा तो यहाँ पे ये पूरा रेप्लिकेशन फॉर्क कोलैप्स हो जाएगा। उसके बाद ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्योंकि यहाँ से रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो हट जाता है। फिर 5 प्राइम एंडोन्यूक्लियस आता है, 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस आता है, एक्सोन्यूक्लियस जो कि 5 प्राइम एंड को जो है क्लीव कर देता है एंड उसके बाद ये जो 5 प्राइम एंड क्लीव हुआ है ये वापस से दूसरे डीएनए स्ट्रैंड में इंटीग्रेट होता है। इस तरीके से स्ट्रैंड एक्सचेंज होता है, इनके बीच में क्या हो जाता है, स्ट्रैंड इन्वेशन होता है एंड डी लूप फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर वापस से वही हमारा जो है हॉलीडे जंक्शन बन जाता है। फिर ब्रांच ऐसे माइग्रेट करेगी एंड पॉलीमरेज एक्सटेंशन होगा, सेम हॉलीडे जंक्शन फॉर्म हो जाएगा एंड वही जो हमने देखा था होमोलोगियस रिकॉम्बिनेशन में कि कैसे जो है हमारे पास रैक बीसीडी आता है, फिर रैक ए प्रोटीन आते हैं एंड ये पूरा प्रोसेस ब्रांच माइग्रेशन का स्टार्ट हो जाता है। तो एक ये कंडीशन भी होती है कि फॉक जो है वो कोलैप्स भी हो जाता है अगर निक जो है वो रिपेयर नहीं हो पाता रेप्लिकेशन फॉक के आने से पहले। तो एक ये हमने 3 कंडीशन देख ली है, ठीक है। हमने जो देखा है ना रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर, इसमें हमने 3 कंडीशन देख ली। पहला जो है सिंगल स्ट्रैंड एक्सचेंज से जो रिपेयर हो जाता है। फिर दूसरा देखा हमने कि अगर वो पास नहीं कर सकता स्ट्रैंडस डीएनए लेजन्स को तो कैसे जो है वो रेप्लिकेशन फॉर्क इन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगता है। एंड थर्ड हमने देखी कि कैसे रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो कोलैप्स हो जाता है। सो ये रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर में हमने देखी है ये 3 सिचुएशंस, ठीक है। अब एक ये हम देखते हैं कि अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक हो जाता है तो उस केस में रिपेयर कैसे होता है। जैसे आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या रेप्लिकेशन एरर्स जो होते हैं, इससे डबल स्ट्रैंड में ब्रेक आ जाता है। तो डबल स्ट्रैंड में ब्रेक आने को हम कैसे रिपेयर करते हैं। सो अगर हम इनको अनरिपेयर्ड छोड़ देंगे, इफ दीज लेजन्स वर लेफ्ट अनरिपेयर्ड दे वुड लेड टू द ब्रेक डाउन ऑफ क्रोमोसोम इनटू स्मॉलर सेगमेंट, जिससे हमारे क्रोमोसोम छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाएंगे एंड ऑब्वियसली वी डोंट वांट दैट। तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो इसके अंदर ना 2 तरीके से हम एक तो रिपेयर कर सकते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक को। एक होता है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं एंड एक होता है होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर होता है। तो जो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग होता है ये जो है हाईली एफिशिएंट होता है, प्लस ये एरर प्रोन पाथवे है, इसके अंदर जो है एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड जो होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर होता है ये एरर फ्री होता है, इसके अंदर एरर कम होते हैं।
इसमें हम क्या करते हैं ना, होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर में हम होमोलोगस डीएनए को एज अ टेम्पलेट की तरह यूज़ करते हैं। होमोलोगस डीएनए जो दूसरा डीएनए होगा, होमोलोगस डीएनए जो होगा उसको हम एज अ टेम्पलेट की तरह यूज़ करेंगे इन द होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर। नाम से पता चल रहा है होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर में होमोलोगस डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करेंगे। एंड नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग में क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, या तो इंसर्ट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं कुछ न्यूक्लियोटाइड को जहाँ पे हमको रिपेयर करना होता है एट द साइट ऑफ रिपेयर। तो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग में अगर हमको इंसर्शन या डिलीशन करना होता है तो एरर होने के चांसेस तो हैं ही, तो इसलिए ये वाला मेथड जो है ये एरर प्रोन पाथवे होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी सेल साइकिल की कौन सी फेज चल रही है, यानी कि किस तरीके से हमें उसे डबल स्ट्रैंड ब्रेक को रिपेयर करना है। हमें नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग करानी है या होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर जो है मेथड यूज होगा, वो कंप्लीटली किस पर डिपेंड करता है, ऑन द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो चलो अब हम इसको देखते हैं। तो जब हम नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग पढ़ते हैं सबसे पहले, जिसमें हमें इंसर्शन या डिलीशन करना होता है, ये सेल साइकिल के किसी भी फेज में हो सकता है। इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल साइकिल, लेकिन पर्टिकुलरली जो G0 एंड G1 फेज होती है ना, वहाँ पे ये ज़्यादा कॉमन होता है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले ये हमने डबल स्ट्रैंड ले लिया जो कि जो है ब्रेक हुआ हुआ है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ। उसके बाद ये एक हमारा प्रोटीन हेट्रोडाइमर आता है, Ku70 एंड Ku80 का हेट्रोडाइमर आता है। ये इन ब्रोकन एंड को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। जैसे Ku प्रोटीन बाइंड होंगे ना, ये क्या करेंगे, ये काइनेजेस को एक्ट करने के लिए बुलाएंगे। तो डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस आते हैं। हमें पता है कि काइनेज का क्या काम होता है, फॉस्फोराइलेशन कराना। तो ये फॉस्फोराइलेशन ट्रिगर कर देते हैं इसकी। जैसे इनका फॉस्फोराइलेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, एक एंड प्रोसेसिंग फैक्टर आता है फॉस्फोराइलेशन के बाद। सो Ku प्रोटीन ने डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस जो है उनको एक्ट कराया, उन्होंने अपना काम किया, फॉस्फोराइलेट किया। उसके बाद हमारा एंड प्रोसेसिंग फैक्टर होता है, एक आर्टेमिस आता है एंड प्रोसेसिंग फैक्टर। आर्टेमिस जो होता है ना, ये डीएनए के एंड को ट्रिम करता है और उनको लाइगेशन के लिए कंपैटिबल बनाता है। सो आर्टेमिस क्या करता है, डीएनए के एंड्स को ट्रिम करता है। एंड इसके पास ना दोनों एक्टिविटी होती है, एंडो एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दोनों होती है। सो आर्टेमिस याद रखना, एक एंड प्रोसेसिंग फैक्टर आता है जो कि एंडो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज दोनों रखता है एंड डीएनए के एंड को ट्रिम कर देता है, जो कि इनको कंपैटिबल बनाता है लाइगेशन के लिए। सो ये था आर्टेमिस का काम। सो Ku70 Ku80 आया, फिर जो है डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस आए, देन आर्टेमिस आए विच इज द एंड प्रोसेसिंग फैक्टर। उसके बाद इसमें क्या होता है, फिर फाइनल जॉइनिंग जो होती है वो लाइगेज करेगा, लाइगेट करता है जो डीएनए लाइगेज 4, वो किसके एसोसिएशन में काम करता है, XRCC4 के एसोसिएशन में काम करता है। सो आर्टेमिस आया एंड प्रोसेसिंग फैक्टर, XRCC4 आया एंड डीएनए लाइगेज 4, XRCC4 एंड डीएनए लाइगेज 4। तो ये तीनों आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है ये एरर प्रोन रिपेयर कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर जो है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स जो है डिलीट होते हैं या इंसर्ट होते हैं, तो इसलिए इसमें एरर होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इंसर्शन और डिलीशन होता है, इंडेल म्यूटेशंस इसके अंदर हो जाती हैं, तो इसलिए ये एरर प्रोन रिपेयर होता है। तो ये पूरा हमने क्या देखा, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग देखा, जिसके अंदर एरर प्रोन मेथड होता है एंड एरर होने के चांसेस होते हैं। दूसरा हम देखते हैं होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर। होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर क्या होता है, ये S और G2 फेज में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा जब हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि S फेज में ही तो हमारा जो डीएनए है जो मतलब वो तो सेम रहता है, लेकिन जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाता है, तो जिसको हम इस क्रोमैटिड के फॉर्म में दिखाते हैं। तो जहाँ पे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलेंगे, जैसे क्योंकि इसमें हम होमोलोगस डीएनए का यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम जो सिस्टर क्रोमैटिड होगा ना उसमें हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमको क्या मिलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलेंगे। तो व्हेन सिस्टर क्रोमैटिड इज अवेलेबल S और G2 फेज में, ये वाला जो रिपेयर है वो डोमिनेट करता है। देखो ये कैसे होगा, ये तो हमने पढ़ लिया नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। इसमें देखो क्या होता है, जब ये हमारे पास एंड जनरेट होता है तो हमारे पास mRN का कॉम्प्लेक्स आता है पूरा। mRN के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, MRE1 होता है, RAD50 होते हैं, ये सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। MRE1 होता है, RAD51 होता है एंड NBS1, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है mRN कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा, ये 3 प्राइम ओवरहैंग छोड़ देगा, यानी कि जो डीएनए का एंड होता है 5 प्राइम उसको पिक करेगा एंड कम से कम 1000 बेस पेयर जो है वहाँ से हटा देगा। यानी कि ये mRN कॉम्प्लेक्स जो 5 प्राइम एंड होता है ना,
जो ब्रेक के बाद जहाँ पे 5 प्राइम एंड बन जाता है वहाँ पे आके बैठेगा एंड वहाँ से 1000 न्यूक्लियोटाइड जो है क्लीव कर देगा, 1000 न्यूक्लियोटाइड यहाँ से डाइसेक्ट कर देगा एंड हमारे पास ये 3 प्राइम के ओवरहैंग्स बचेंगे। ये देखो आप 5 प्राइम एंड से जो है न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर दिए, यहाँ से भी रिमूव कर दिए, तो ये जो 3 प्राइम के ओवरहैंग यहाँ पे जो है ये प्रोवाइड करता है। कौन है ये? mRN कॉम्प्लेक्स। और किस में आ रहा है ये? होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आता है ये होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर में, तो ये इस तरीके से आता है mRN कॉम्प्लेक्स। फिर इसमें क्या होता है mRN कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ पे जो है ये RPA प्रोटीन जो है वो RPA बाइंड होता है यहाँ पे 3 प्राइम ओवरहैंग में एंड इसको न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करता है। देखो ये जो इसमें सिंगल स्ट्रैंड पे आके बाइंड होता है ना 3 प्राइम ओवरहैंग पे, जो ये RPA बाइंड होता है, RAD51 भी इसको बोलते हैं। ये जो यहाँ पे बाइंड होता है, क्योंकि हमने देखा था ना RAC-A प्रोटीन किस में बाइंड होता है? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में। उसी तरीके से ये यहाँ पे आके बाइंड होता है प्रोटीन एंड ये सर्च करता है किसको? होमोलोगस सेगमेंट को। एंड जैसे ये होमोलोगस सेगमेंट को सर्च कर लेगा, सेम उसी तरीके से इसमें जो है हेट्रोड्यूप्लेक्स मॉडल बनेगा, यानी कि हॉलीडे जंक्शन बनता है एंड इसमें जो है ब्रांच माइग्रेशन होता है उसी तरीके से। तो ये जो होता है एरर फ्री DNA रिपेयर होता है। देखो सेम ये था होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर, इसमें इतना डीप नहीं दे रखा है। इसमें बस आपको याद रखना है कि mRN कॉम्प्लेक्स आता है, जो mRN कॉम्प्लेक्स जो है 5 प्राइम एंड को रिकॉग्नाइज करके उसको 1000 न्यूक्लियोटाइड काट देगा, तो 3 प्राइम ओवरहैंग बचेगा। 3 प्राइम ओवरहैंग पे जो सिंगल स्ट्रैंड पे आके बाइंड करता है RPA 3 प्राइम ओवरहैंग पे, उसको न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करते हैं एंड RAD51 जो उस पर कोट हो जाएगा आके, RAD51 जो कि RAC-A भी बोलते हैं इसको हम प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, RAC-A बोलते हैं। RAC-A और RAD51 सिंगल स्ट्रैंड पे जैसे बाइंड करेगा, ये होमोलॉजिक यानी कि होमोलोगियस सेगमेंट को ढूंढते हैं। जैसे इनको होमोलोगियस सेगमेंट मिल जाएगा, ये रहा होमोलोगियस टेम्पलेट DNA, जैसे ये मिल जाएगा सेम उसी तरीके से हेट्रोड्यूप्लेक्स मॉडल जनरेट होगा। ये जो है इसके इधर डी लूप बनेगा एंड हमारा जो है ब्रांच माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा सेम होमोलोगियस रिकॉम्बिनेशन जैसे। तो ये था एरर फ्री DNA रिपेयर। एरर फ्री DNA रिपेयर होता है जिसमें हमें होमोलोगियस सेगमेंट की ज़रूरत पड़ती है एंड एक एरर प्रोन DNA रिपेयर होता है जिसमें हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने पढ़ चुके हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये पूरा था हमारा क्या था, हमने डबल स्ट्रैंड ब्रेक के बारे में देख लिया एंड रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर हमने पढ़ लिया है।